हाँ जी, वही सारी जय हिंद बेटा। सूर्य वही सारी है, वो बता दो। हाँ बेटा, करनाल में ही हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं। राघव चावला। हाँ, अरे दिखाई दे रहा है एनडीए बालक। ठीक है, बैकग्राउंड सब बढ़िया। देखो इसके अंदर सब ठीक है ना, क्लियर है। ये करती है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो ऑन है, इसके अंदर चैट फिर ब्लर करना है। ठीक है भाई, तो नोट्स का, अच्छा नोट्स बेटा ये सीन है कि यहाँ तो मेन पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, समझाने वाला काम जो भी है वो यहाँ हो जाएगा। इसके बाद नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, पीडीएफ वाले जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, या फिर इसी का मैं आपको स्क्रीन दे दूंगा। ठीक है, लिखवाने लिखवाने काम जो भी है वो नोट्स में से आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो भी लिखवाने का काम है वो यहाँ पे तो होगा नहीं। मेन चीजें मैं आपको समझा दूंगा, जो भी है बाकी वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ पीडीएफ को आप पूरा का पूरा नोट कर लो, जैसे हम नोट्स बनाते ही हैं तो पीडीएफ वाले नोट्स आपके पास आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर बैठना है आपने, रफ कॉपी लेके बैठ जाओ।
है ना, उसमें हम क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। हाँ समझना है और रफ कॉपी लेके बैठ जाओ, साथ साथ में कुछ कुछ पॉइंट और क्वेश्चंस हम सॉल्व करते रहेंगे, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएंगे बढ़िया से जो है। हाँ पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं, तो नोट्स में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल जो कंडीशन है अपनी कि हम डी ब्लॉक में एंटर करने वाले थे, बट पी ब्लॉक के अंदर नोबल गैसेस बची हुई है ना, नोबल गैसेस बची हुई है इसके अंदर। बोरोन, कार्बन, ये सारी फैमिलीज हो गई हैं। हेलोजन भी लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था, उसमें इंटर हेलोजन कंपाउंड था, उसको आपने रीड करना है। ठीक है, रीड करने वाला काम है इंटर हेलोजन कंपाउंड। और इसके बाद स्टार्ट हो रहा है नोबल गैस। ठीक है, किया जाए फिर नोबल गैस स्टार्ट करें। ठीक है, नोबल गैस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, जिसको बीच में जो भी डाउट वगैरह आए वो बता देना मेरे को। तो नोबल गैस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर है नोबल गैस में ग्रुप नंबर 18। पैटर्न आपको पता है किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, पैटर्न का बताया हुआ है, पैटर्न पता है, ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस। और जीरो वैलेंट गैसेस भी इनको कह रहे हैं, नोबल गैसेस कह रहे हैं, जीरो वैलेंट गैसेस कह रहे हैं। और इसके अलावा इनको कह रहे हैं रेयर गैसेस। पहले इनके नाम ही देख लो कौन कौन से हैं। नोबल गैसेस हैं जीरो वैलेंट, वैलेंसी जीरो है। NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा कंप्लीट है, जीरो वैलेंट है। नोबल गैसेस हैं, रेयर गैसेस हैं, अनरिएक्टिव गैसेस हैं। ठीक है, अनरिएक्टिव गैसेस हैं ये। फिलहाल इनको हम इन नामों से जानते हैं, नोबल गैस, जीरो वैलेंट, रेयर। रेयर का मतलब है कि इनकी एयर के अंदर जो परसेंटेज है वो लेस देन 1% है। तो लेस देन 1% का मतलब ये रेयर हो जाएंगी, बिल्कुल अनरिएक्टिव है। ठीक, अब सबसे पहले इसके अंदर लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पोजीशन वगैरह देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्रुप नंबर 18 है। यहां लिखते हैं पीरियड, पीरियड 1। पीरियड 1 में पहले कौन सा आएगा, हीलियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली होगा NS2NP6, NS2NP6। और इससे पहले आएगी कोई भी नोबल गैस, NG-NS2NP6, कोई भी नोबल गैस आ जाएगी इससे पहले वाली, उसके बाद NS2NP6 हो जाएगा। अब हीलियम है सबसे पहले पीरियड 1 में। एक्सेप्ट हीलियम सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2NP6 है। हीलियम का कितना है, हीलियम में P वैकेंट है। हीलियम आ जाएगा आपके पास NS2, NS2 का मतलब हीलियम हो जाएगा 1s2। पीरियड 2 के अंदर नियोन, याद रखने का तरीका बताया था, हीना नीना। एक बार इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। पीरियड 3 आर्गन, आर्गन, हीना नीना और। पीरियड 4 क्रिप्टॉन। ठीक है, हीना नीना और करीना का एक्सरे, एक्सरे 6 में रेडॉन रंगीन। ओगेनिसोन की हम बात फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव है। तो ओगेनिसोन या इसको UUE भी कहते हैं, या UU, इसको तो आप रहने ही दो फिलहाल।
ठीक है, तो ये अपने पास नोबल गैसेस हैं। अब हीलियम का 1s2 आया, इसमें पी नहीं है। पीरियड 2 में नियोन। एटॉमिक नंबर कैसे याद करने, एटॉमिक नंबर का भी पहले देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2, फिर कितना ऐड करना, +8, 2 10, फिर +8 18, फिर +18 36, फिर +18 54, फिर +32 86, फिर +32, तो 118, 118 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोबल गैसेस की, यस रेडॉन है, रेडॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और ओजी से है ओगेनिसोन। ठीक, तो इसके अंदर 8 8 18 18 32 32 ऐड करते जाओ, आपको इसके एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर हम आए, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका 1s2 हो जाएगा। नियोन का, नियोन से पहले हीलियम, और नियोन से पहले हीलियम, उसके बाद 2s2 2p6। ठीक है, फिर तीसरा नियोन आ गया 10, 3s2 3p6। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो फोर्थ पीरियड में आए, फोर्थ पीरियड में आए, फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज स्टार्ट होगी, फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले लिखा आर्गन 18, 3D में 10, 4s में 2, 4p में 6। जिनोन पे आए, जिनोन से पहले क्रिप्टॉन, कौन से पीरियड में है, फिफ्थ पीरियड में। फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज आई, फिफ्थ में 4D सीरीज आई। 4D का 10, 5s का 2, 5p का 6। ठीक, सही चल रहा है। सिक्स्थ में आए, सिक्स्थ में 4f आ गया, f ब्लॉक। ठीक है, f ऑर्बिटल एंटर किया, तो सिक्स्थ में अपने पास बन गया इससे पहले जिनोन, फिर आ गया 4f 14, 5d 10, 6s 2, 6p 6। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में अगर अपने को इसका भी लिखना पड़े, ओगेनिसोन का, तो इसमें आ जाएगा अपने पास रेडॉन 5f14, 6d10, 7s2, 7p6। ns2 np6 आ रहा है सबके लास्ट में। अगर हम फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ पीरियड में क्या आ जाएगा, अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें तो इसमें 3D एंटर कर रहा है, फिर 4D एंटर कर रहा है, फिर 5D कर रहा है, फिर 6D कर रहा है। ठीक, और इसके साथ साथ सिक्स्थ में F एंटर कर रहा है, तो F में 4F आ रहा है और फिर 5F आ रहा है। इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इतना लिख लोगे। N का मतलब क्या होगा, आप जिस पीरियड में है उसका नंबर आपने लिख देना है। ये बताओ, इतना कुछ क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, इतना क्लियर हो गया।
सही है। ठीक। अब इसके बाद हम आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अक्रेंस पे। जैसे हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ओजी। ठीक, इनका पूछा जाता है कि नेचर में ये किस किस फॉर्म में है, कहां कहां पर कैसे इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हीलियम, हीलियम आएगा फ्रॉम नेचुरल गैस, फ्रॉम नेचुरल गैस। ये 99% जो भी ऑब्टेन हो रहा है वो कहां से ऑब्टेन हो रहा है, नेचुरल गैस को कंप्रेस करके उससे ऑब्टेन हो रहा है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन ये आपके एयर में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एयर, बट बहुत स्मॉल अमाउंट में। इसमें भी सबसे ज्यादा आर्गन आपको मिलेगा, अबाउट 1% ये मिल जाएगा, और 1% से तो कम ही रहेगा, बट ये पूरे मिक्सचर में इसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा आर्गन का। प्रेजेंट इन एयर एंड ऑब्टेन कैसे करेंगे, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अपने पास O2 मिलेगी, N2 मिलेगी और मिक्सचर ऑफ नोबल गैस मिलेगी, मिक्सचर ऑफ नोबल गैस। वहां से फिर हम इनको बहुत कम क्वांटिटी मिलेगी, बट इनको हम अलग कर लें। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने पास जो नोबल गैसेस हैं उनमें कितनी गैसेस नेचुरली ऑब्टेन हो जाएंगी, कितनी गैसेस नेचुरली अपने को मिलती है। तो 5 गैसेस हैं जो अपने को नेचुरली मिल जाएगी। हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, ये नेचुरली अपने को मिल जाएंगे। रेडॉन और ओगेनिसोन ये दोनों ही रेडियो एक्टिव है और ये अपने को एयर में नहीं मिलेंगे। रेडॉन का कैसे करना है, एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी हुई है कि अल्फा डिके कर सकते हैं, रेडॉन का अल्फा डिके कर सकते हैं रेडियम 88-226। अल्फा पार्टिकल का मतलब पता है, अल्फा पार्टिकल याद करो, एक बार के बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में अल्फा पार्टिकल है ना। अगर मैं रेडियम में से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, यस हीलियम, हीलियम पॉजिटिव बनता है, हीलियम पॉजिटिव बनता है। तो हीलियम पॉजिटिव का मतलब है ये अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम पॉजिटिव। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास 4, और पॉजिटिव का मतलब इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर लिए, रिमूव कर लिए। तो अब जो नया एलिमेंट मिलेगा, रेडॉन जो मिल रहा है, उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा और मास नंबर 4 कम हो जाएगा। तो क्या ये रेडॉन मिल जाएगा अपने को 86-222। अल्फा पार्टिकल डिके हो गया, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे ही बनते हैं, रेडियो एक्टिव में से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो ये है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। 2 पॉजिटिव हीलियम, 2 पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। उसके अंदर से अपने ने दोनों ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, तो ये उसका रेडियो एक्टिव बन जाएगा। ओगेनिसोन की अमाउंट अभी तक नोन नहीं है, तो ओगेनिसोन अपने को पता नहीं है, बाकी दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई कितने इसमें रेडियो एक्टिव हो, कितने नेचुरली अकरिंग हो गए। तो 5 नेचुरली अकरिंग हो गए और 2 आपके पास रेडियो एक्टिव हो गए, रेडॉन और ओगेनिसोन। ठीक है, ये क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएं। इतना क्लियर है ना। अल्फा, अल्फा पार्टिकल, हाँ अल्फा का मतलब हीलियम है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल में हीलियम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अल्फा का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हीलियम की। डबल ही पॉजिटिव हीलियम आयन, ये लिखा हुआ है ना, हीलियम 2 पॉजिटिव। डबल पॉजिटिव का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गए, अब बचा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
जीरो वैलेंट का क्या मतलब होता है? जीरो वैलेंट मतलब उसकी वैलेंसी ही जीरो है। वैलेंसी जीरो मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं किसी के साथ। और जीरो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि NH2NP6 आ रहा है ना लास्ट में, NH2NP6 आ रहा है, तो उसको हम किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा NH2NP6 एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम जो क्या बना रहा है? NH2 बना रहा है, सिर्फ 1s2 बना रहा है, एक्सेप्ट हीलियम। बाकियों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP6 होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। ठीक है, दूसरा एटॉमिक रेडियस याद करो। अब हम एक्सट्रीम राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट साइड में है एटॉमिक रेडियस, बाकी सारे बताओ मुझे। एटॉमिक रेडियस बताओ, एक्सट्रीम राइट साइड में है। जो आपने पढ़ा हुआ है कोवेलेंट के अंदर कि राइट साइड गए तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर क्या चक्कर होगा? वेंडर वॉल रेडियस पड़ी हुई है, वेंडर वॉल रेडियस, वेंडर वॉल रेडियस होती है नोबल गैसेस के लिए, वेंडर वॉल रेडियस होगी नोबल गैसेस के लिए। कोवेलेंट आएगी, कोवेलेंट बाकियों के लिए कोवेलेंट हो जाएगा ना, तो कोवेलेंट आया, उससे बड़ी मेटेलिक आई, मेटेलिक से बड़ी वेंडरवॉल आई, वेंडरवॉल रेडियस। तो वेंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी हो गई, वीक, वीक फोर्सेस है, बिल्कुल वीक फोर्सेस है वेंडरवॉल फोर्सेस, उससे हमने वेंडरवॉल रेडियस बनाई हुई है। तो कोवेलेंट सबसे कम आ जाएगा, उससे मेटेलिक आ गया, फिर वेंडरवॉल रेडियस आ गया। तो इनका क्या होगा कि इस साइड हम गए, लेफ्ट राइट गए, तो बिकॉज ऑफ वेंडरवॉल रेडियस, बिकॉज ऑफ वेंडरवॉल रेडियस ये मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस शो करेंगे, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस शो करेंगे किसी भी ग्रुप में, किसी भी पीरियड में। अगर आप हैं, अगर आप सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में आ रहे हैं, तो हर एक पीरियड में जो नोबल गैस होगी उसी की रेडियस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, किसी भी पीरियड में आप गए तो वहां पर जो नोबल गैस होगी उन्हीं की रेडियस सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज वो कौन सी रेडियस फॉलो कर रहे हैं? वेंडरवॉल रेडियस। डाउन द ग्रुप, ये मैंने बताया इस साइड लेफ्ट टू राइट मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस हुई। डाउन द ग्रुप का क्या रहेगा? वही अपना नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होती जाएगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप वेंडरवॉल और इंक्रीज होती जाएगी लेफ्ट राइट। मतलब किसी भी पीरियड में हम हैं तो मैक्सिमम अपने को कौन सी मिलने वाली है? मैक्सिमम मिलेगी नोबल गैस। सही है, वेंडर वॉल रेडियस फॉलो कर रही है ना जितनी भी नोबल गैसेज हैं, और वेंडर वॉल रेडियस में अपने को पता है कि मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस की वैल्यू होती है। किसी भी पीरियड में आप जाओगे, उस पीरियड में जो नोबल गैस होगी उसकी मैक्सिमम रेडियस आएगी। थर्ड, मोनो एटॉमिक, क्या कह सकते हैं कि ये मोनो एटॉमिक की फॉर्म में रहना पसंद करेंगे? मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मीन्स जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, इनमें जो रिएक्टिविटी है वो मोनो एटॉमिक स्पेशली कौन कौन से हैं? जिनोन तो कुछ रिएक्टिविटी शो कर रहा है, क्रिप्टॉन का भी एक कंपाउंड बन ही रहा है, बाकी आपके जो हीलियम, नियोन और आर्गन है ये प्योर आपके मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म, इनका कोई कंपाउंड नहीं मिला। क्रिप्टॉन और जिनोन की स्पेशल, यस जिनोन का स्पेशल कंडीशन में बना सकते हैं कंपाउंड,
ठीक है, बट हीलियम, नियोन, आर्गन पूरे के पूरे आपके मोनो एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, इनके अभी तक कोई कंपाउंड नहीं खोजे गए हैं हीलियम, नियोन और आर्गन के। बाकी जिनोन और क्रिप्टोन के, क्रिप्टोन का भी एक कंपाउंड है। मेनली जो अपने को कंपाउंड पढ़ने हैं वो जिनोन के पढ़ने, दे आर अनरिएक्टिव। मोनो एटॉमिक हुआ, उसके बाद जैसे अब आप मुझे एक बात बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का बताओ क्या सीन रहेगा? बढ़ेगा, कम होगा, मैक्सिमम होगा? और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड है हम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आनी चाहिए? हाँ, हाईएस्ट आएगी ना, मैक्सिमम आएगी आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होगी? मैक्सिमम इन अ रिस्पेक्टिव पीरियड, मतलब आप किसी भी पीरियड में चल रहे हैं, मैं फोर्थ पीरियड में चल रहा हूं, मुझे फोर्थ पीरियड में उस नोबल गैस की आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। क्यों मैक्सिमम मिलेगी? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। NH2NP6 बताया ना, इस तरीके से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और P6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। कंप्लीटली फील्ड से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत मुश्किल है। तो मैक्सिमम होगा इन रिस्पेक्टिव पीरियड, आप जिस भी पीरियड में चल रहे हैं वहां पर आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। क्यों? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी को यहां पर रिलेट करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ, ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ रिलेट करना है, क्योंकि इसका एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसलिए इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, रेडियस का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा, रेडियस वैन डेर वाल्स रेडियस है, मैक्सिमम है। अब आप कहोगे मैक्सिमम है तो बड़ा साइज है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। बट अगर एटॉमिक रेडियस, 2 फैक्टर है अपने पास, एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस का मतलब अपने पास साइज एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो ऑब्वियसली जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही होगा। क्योंकि बड़ा साइज का आप क्या करोगे, अगर एटम का साइज बहुत बड़ा है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल फुली फील्ड है या एक्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो भी उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। तो डोमिनेटिंग फैक्टर तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही है। तभी हम आयोनाइजेशन एनर्जी की जब भी बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे कि फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसलिए इनका आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है इन अ रिस्पेक्टिव पीरियड। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? अगर हम डाउन द ग्रुप आए तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? अब देखो, डाउन द ग्रुप या कहीं पे भी अगर हम जाएं तो डाउन द ग्रुप भी NH2NP6 ही है, डाउन द ग्रुप भी NH2NP6 ही है, बट डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ती जा रही है। अब दोनों फैक्टर डाउन द ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई डाउन द ग्रुप, एक फैक्टर तो देखो ये तो सेम है ही कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं है NH2NP6, बट n का नंबर तो डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है ना, मतलब शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, रेडियस बढ़ती जा रही है, तो उसमें से निकालना है तो मुश्किल, नो डाउट, आप नहीं निकाल सकते हैं। बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो चलो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, कि डाउन द ग्रुप जो आप सबसे नीचे अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो थोड़ा सा आसान काम होगा सबसे ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन निकालने से, है तो डाउन द ग्रुप भी बहुत मुश्किल काम है, निकलेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, बट कंपैरेटिवली देखा जाए तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है। ठीक, सही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा, इसके बाद जैसे आप लगा सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या लगता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या हो सकता है? ये बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या चेंज आ सकता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा सा अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूं, अगर मैं आपको पुरानी बातें बताऊं, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा आप भूल गए होंगे, है ना, वो तो आपका अधिकार ही है।
भूलना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात की जाए तो पॉजिटिव आती थी और नेगेटिव आती थी, पॉजिटिव वैल्यू आती थी, नेगेटिव वैल्यू आती थी। जब हम किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो जब वो स्टेबल होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, तो नेगेटिव वैल्यू उसमें आएगी जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा। इस तरीके से जो नेगेटिव वैल्यू कब आ रही थी कि जब वो एनर्जी को रिलीज कर रहा था, और सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज कर रहे थे? हैलोजन्स, क्योंकि हैलोजन्स को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उन्होंने बहुत सारी एनर्जी को रिलीज किया और स्टेबल हो गए। तो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ रहा है। पॉजिटिव साइन में आपको पहले से एटम स्टेबल है, एक्जैक्टली हाफ फिल नाइट्रोजन है, ठीक है, पहले से एटम स्टेबल है, नोबल गैसेस सारे स्टेबल है, बिल्कुल सही चल रही है। आप उसको जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन देने पे लगे हुए हैं। अब अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देंगे, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन अगर आप उसको दोगे, तो एनर्जी को ये क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, और एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो ये पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव में आएंगे नोबल गैस, सबसे ज्यादा नोबल गैस आ जाएगा, या फिर एक्जैक्टली हाफ फील्ड वाला नाइट्रोजन आ जाएगा। कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, बिकॉज पहले से एटम काफी स्टेबल है, आप उसको जानबूझकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब इसमें अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको नए शेल में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, और उससे वो पार्शियली फील्ड हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, तो आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना है, तो मतलब एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा, तो पॉजिटिव आ जाएगी उसकी वैल्यू। तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके लिए वैल्यू तो पॉजिटिव आती है। पहली बात तो ये क्लियर कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब दूसरी बात आप ये बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू का क्या ऑर्डर होगा? डाउन द ग्रुप क्या ये डिक्रीज करेगा? डाउन द ग्रुप क्या ये डिक्रीज कर जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, है ना? डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज कर जाएगा। जो एक्चुअल ऑर्डर आता है इसका कि हीलियम डाउन द ग्रुप डिक्रीज करना चाहिए, यानी कि हीलियम का तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करना चाहिए। इसमें होता यह है कि हीलियम का सबसे कम आ जाता है, उसका भी एक रीजन है। कुछ इस तरीके का इसका ऑर्डर रहता है। इसको एक बार दोबारा अगर हम देखें, ये है। अब देखो ये तो चलो सही जा रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए, तो सही जा रहा है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। अब हीलियम कहाँ आना चाहिए? हीलियम यहाँ आना चाहिए। तो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करा तो हीलियम इधर आना चाहिए, बट हीलियम इधर ना आकर के हीलियम आता है लास्ट इधर। हीलियम इधर आ जाएगा बिल्कुल लास्ट में। और इसका जो रीजन है कि आर्गन और क्रिप्टॉन बिल्कुल सेम आ रहे हैं, उसका कोई रीजन अभी तक नहीं ढूंढा गया। मतलब जो आर्गन क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सेम ऑर्डर आ रहा है, इसका रीजन ही अभी तक अपने को पता नहीं, है ना? इसका एनोमलस बिहेवियर ये शो करेगा। पॉजिटिव कैसे होगा? पॉजिटिव का सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब एटम पहले से स्टेबल हो, जब एटम पहले से स्टेबल हो और आप उसको फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करें, तो फोर्सफुली वो इलेक्ट्रॉन लेकर के उसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खराब हो गया, वो तो अनस्टेबल हो गया, तो अब वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव का मतलब वो एनर्जी को गेन करेगा, फिर जाकर के इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, पहले उसको एनर्जी भी चाहिए, ठीक है। जबकि जो आसानी से स्टेबल हो जाते हैं, जैसे हेलोजेंस हैं, वो आसानी से स्टेबल हो जाते हैं, बस उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करके अपनी एनर्जी को रिलीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करे। पॉजिटिव का फंडा सिंपल है कि कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एलिमेंट पहले से स्टेबल है, आप उसको फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वहां पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका रीजन अभी तक नहीं पता अपने को, आर्गन और क्रिप्टॉन का क्या रीजन रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद अपने पास जैसे बात आती है कि 5 हमने इसमें पढ़े, बहुत सिंपल सिंपल सा है, खत्म हो जाएगा। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मैं आपको ऑर्डर बता दूं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये थोड़ा सा अलग है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखो इसमें होता यह है कि एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेंडरवॉल रेडियस के। मतलब एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेंडरवॉल रेडियस के, और या फिर वेंडरवॉल फोर्स आप कहो, वेंडरवॉल रेडियस तो नहीं, वेंडरवॉल फोर्स आप कहो। ठीक है, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेंडरवॉल फोर्स के। मतलब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज उसका बढ़ता जा रहा है, डाउन द ग्रुप जो वेंडरवॉल फोर्स है वो बढ़ती जा रही है, और डाउन द ग्रुप वेंडरवॉल फोर्स अगर बढ़ती जाएगी तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब डाउन द ग्रुप अपना जो एमपी मेल्टिंग पॉइंट या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेंगे डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा तो वैन डर वाल फोर्स है वो बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएंगे डाउन द ग्रुप। ये चीज ध्यान रखना। मतलब एक पॉइंट आता है कि हीलियम का 4.2 केल्विन ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर अपने को मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसी का चेक करना है तो वो हीलियम आ जाएगा 4.2 केल्विन का। डाउन द ग्रुप इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि डाउन द ग्रुप जो वेंडर वॉल फोर्स है वो बढ़ती जा रही है, और जो फोर्सेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इतनी चीजें हाँ लीस्ट आएगी, मतलब मिनिमम मिनिमम हीलियम का 4.2 सबसे कम। इतना बता दो एक बार मुझे, इतना मुझे बता दे मैं सारे। ये है नोबल गैसेस में, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है नोबल गैसेस में, बहुत कमी है ये। अपने ने फिजिकल प्रॉपर्टीज की पढ़ ली, इसके बाद इसके कंपाउंड पे आ जाएंगे, कुछ एक इसकी प्रिपरेशन है, और बाकी मैं आपको नोट्स दे दूंगा, यूज वगैरह लिखा हुआ है उसके अंदर। इसमें बताओ, इसमें बताओ। भाई एनडीए वाला इस देखो, आधे तो ऐसे क्लास में सो रहे होंगे जरूर, है ना, कह रहे होंगे ऑनलाइन इज न्यू नॉर्मल, तो आधे तो अच्छा यस कह रहे, ना ना हम नहीं सो रहे। राघव चावला बेटा उठा हुआ है, सो गया है। शिवम गुलिया, अरे भाई अनम्यूट करके क्या पोएम सुनाओगे? वंडरवॉल क्यों डाउन द ग्रुप? अरे यार मैं सुना तो रहा हूँ जितना पोएम मैं सुना रहा हूँ। मैसेज क्लियर, अच्छा ठीक है, मतलब जाग रहे हो ना सारे, फिर सही है। ठीक है, जागते रहो।
नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखो भाई, ये यहाँ पे समझा दूंगा, नोबल गैस लगभग खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपने पास आ जाएंगे नोट्स। फोटोकॉपी करवाना है फोटोकॉपी करवाओ, कॉपी में लिखना है कॉपी में लिखो, बट होने चाहिए अपने पास। ठीक है, फिर बाद में फिर ये नाटक नहीं होना चाहिए रोने वाला कि सब अपने पास नोट्स ही नहीं है, क्या किया जाए, कहाँ से बोर्ड पास किया जाए, तो वो वाला नाटक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने अगर उसको फोटोकॉपी भी करवाना है तो अच्छे से फोटोकॉपी करवा के बाइंडिंग वगैरह करवा करके तरीके से, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लिख करके भेज रहा हूँ तो फिर मेरी भी मेहनत लग रही है ना। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए मैं लिख करके भेज रहा हूँ, आप उसको जो है यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है, नहीं पूरी पीरियोडिक टेबल में तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम ही है, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्स वैसे ही बहुत कम है। मतलब वेंडरवॉल फोर्स का एग्जिस्टेंस आप ये लगा लो बहुत कम है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है ही कम, बट उसमें भी बहुत सबसे कम हीलियम का ही आ रहा है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो इतनी चीज समझ में आई। एक आपको मैं बता दूं क्या सिचुएशन आ रही है कि नोबल गैसेस को नोबल क्यों कह रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ देयर अनरिएक्टिविटी, कि नोबल गैसेस अनरिएक्टिव हो रहे हैं तो क्यों हो रहे होंगे, नोबल गैसेस अनरिएक्टिव हो रहे हैं तो क्यों हो रहे होंगे अनरिएक्टिव। हाँ बताओ। एक तो पहला रीजन है जो सबके दिमाग में आता है, कंप्लीट ऑक्टेट है, NH2 NP6। ठीक है, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन अब निकाल नहीं सकते। कंप्लीट ऑक्टेट है, पहले से स्टेबल ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट है NH2 NP6 और ये स्टेबल है। तो इसलिए भाई नोबल गैस किसी भी तरीके की रिएक्टिविटी शो नहीं कर रहे हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन इसमें आ सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, हाई वैल्यू ऑफ IE, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। और इतनी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी किस वजह से है, बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पे साइज वगैरह नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ स्टेबल कन्फिगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो दूसरा रीजन ये आया कि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, कंप्लीट ऑक्टेट है। और इसमें बताओ, और इसमें क्या बन सकता है, कोई रीजन वगैरह। अगला पॉइंट इसमें है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या है कि कोई फायदे वाली डील नहीं है, पॉजिटिव आ रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आने का मतलब है जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसमें उनको कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, तो इसलिए भी ये अनरिएक्टिव है। कंप्लीट ऑक्टेट है, स्टेबल है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इनको कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल मतलब जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे, नोबल गैस, अनरिएक्टिव गैसेस, जीरो वैलेंट है ना, ये सारे नाम इन्हीं के हैं। जीरो वैलेंट का मतलब वैलेंसी ही जीरो है। ठीक है, जब लास्ट में ही 8 है तो 8 - 8 या जीरो, कोई इसमें रिएक्टिविटी नहीं है, जीरो वैलेंट कह सकते हो। या फिर आप इनको कह सकते हो रेयर गैसेस। रेयर गैसेस कहने का क्या मतलब है कि एयर में प्रेजेंट है ही नहीं, अगर है भी तो 1% से भी कम है, इसको रेयर गैसेस कह रहे हैं। अनरिएक्टिव गैसेस भी कह रहे हैं क्योंकि इन तीनों रीजन की वजह से अनरिएक्टिव हो रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन, हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देखो इसमें इसमें जो मेन फैक्टर आएगा ना, वो फैक्टर ही कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सारा खेल इसके नोबल गैसेस के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। अब साइज वगैरह का कोई मैटर खास आ नहीं रहा है, वेंडरवॉल का, साइज का, जो मेन जो चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही है नोबल गैस के अंदर, और वही बिल्कुल एग्जैक्टली फुली फिल्ड है।
बाकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड है, उसी से अपने को चेक करना है। ये क्या बन जाएगा, नोबल गैस का रीजन क्या है भाई, नोबल गैस के ये 3 रीजन आ रहे। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ काम चल रहा था फिलहाल 1962 से पहले, ऐसे कुछ सिचुएशन चल रही थी कि सारे कह रहे थे कि भाई ये तो रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, 1962 से पहले सारे कह रहे थे कि नोबल गैसेस रिएक्शन शो नहीं कर रही हैं, बट 1962 में क्या हुआ, ठीक है, 1962 में एक साइंटिस्ट आए बार्टलेट नाम के, नील बार्टलेट। इन्होंने क्या किया, ये कुछ और ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि PtF6 प्लेटिनियम हेक्साफ्लोराइड, इस पे कुछ काम कर रहे थे। ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट है, मतलब ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो O2 को ऑक्सीडाइज किया इन्होंने। O2 क्या इतना किलोजूल पर मोल की इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसमें। ये किसकी वैल्यू है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 1175 किलोजूल पर मोल। ठीक, तो PtF6 एक ऑक्सीडेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो O2 पॉजिटिव में, और ये जो है PtF6 माइनस में चेंज हो रहा था, ये सॉलिड बन रहा था। कुछ इस तरीके से बात हुई, O2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ कि ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेंट है, तो ये ऑक्सीडेंट क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा। किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। तो अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1175 किलोजूल पर मोल है, 1100 में आ रही है, और इतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग किसकी आती है, जिनोन की। जिनोन की आती है 1170 किलोजूल पर मोल। ठीक, अब उन्होंने सोचा कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्लेटिनियम F6 PtF6 ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, पॉजिटिव में चेंज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक, तो क्या ना, क्यों ना ये जिनोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि जिनोन और ऑक्सीजन दोनों की ही आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू सेम है। तो इन्होंने करके देखा PtF6, तो यहां पर ये रिएक्शन हुई और ये जिनोन पॉजिटिव और PtF6 नेगेटिव में बन गया, और ये आपका जो पहला जो जिनोन का कंपाउंड था वो बन गया। मतलब जिनोन रिएक्टिविटी शो कर रहा है, ये पता लगाया किसने, सबसे पहले नील बार्थलेट साइंटिस्ट ने 1962 में। और ये एक अच्छा अपना बोर्ड का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो जिनोन के कंपाउंड्स थी उनकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई। हाँ, 1962 में। ठीक है, 1962 में। तो PtF6 ऑक्सीडेंट था, 1175 किलोजूल पर मोल की एनर्जी आ रही थी इसमें। हाँ, 1962 के बाद तो जिनोन भी रिएक्शन कर गया और जिनोन भी ऑक्सीडाइज हो गया, जिनोन पॉजिटिव में। जिनोन भी ऑक्सीडाइज हो गया जिनोन पॉजिटिव में, तो फिर तो भाई लाइन लग गई फिर जिनोन के कंपाउंड्स की। ठीक है, तो इस तरीके से जिनोन रिएक्टिव हो गया, ऐसे फिलहाल जिनोन हो गया रिएक्टिव। क्या ये क्लियर है? अब भाई मैंने कुछ नहीं किया, देखो अगर आप कहो मेरे को, ये इन जनाब ने किया है, इन्हीं की बदौलत हम जिनोन के कंपाउंड पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। इन्हीं की बदौलत हम जिनोन के कंपाउंड पढ़ रहे हैं फिलहाल। दो चार चीजें बता देता हूं, कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। मोस्टली चैप्टर के अंदर या कहीं पे भी आप देखोगे जिनोन के कंपाउंड ही आपको मिलेंगे। जिनोन की वैलेंसी +2 आ रही है, +4 आ रही है, +6 आ रही है, +8 आ रही है। जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो जरा। जिनोन के पहले क्रिप्टॉन आ रहा था
4d जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 4d10, 5s2 आ रहा था और 5p6 आ रहा था। ये 2 इसके अंदर थे, 6 इसके अंदर थे। क्या इसके अंदर अगले जो ऑर्बिटल होंगे वो खाली होंगे, है ना? 5s 5p और 5d भी इसके अंदर खाली पड़ा होगा, वैकेंट पड़ा होगा। ये d के 5 है, ये d के 5 है। तो जिनोन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमने अगर इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो एक बार इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहां जाएगा, अपने 5d जो वैकेंट पड़ा हुआ है उसमें चला जाएगा। ठीक है, 5d में चला जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ करके 5d में गया तो इसको हम बना लें कि ये अगर 5d में गया तो ये कुछ ऐसे हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे, तो +2 की स्टेट शो हो गई। फिर क्या हुआ कि एक और इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके कहां चला गया, इधर चला गया। तो जब ये इधर से उठकर इधर गया तो अब कितनी स्टेट आई, कितने अनपेयर्ड आए, 4। कितने अनपेयर्ड आए, 4। 5 मिनट बच्चे ध्यान से इसको देख लें, 5 मिनट है, ध्यान से इसको देख लो। ये चीज समझ में आ गई थोड़ा सही रहेगा, जाते जाते कुछ तो दिमाग में लेके जाओगे। अब एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, ये भी कहां आया, कितने अनपेयर्ड हो गए, 3 3 6 अनपेयर्ड हो गए। और लास्ट ये इलेक्ट्रॉन भी उठ करके कहां चला गया, इस वाले में चला गया। तो जब ये भी इस वाले में चला गया तो कितने अनपेयर्ड हो गए भाई, 8। तो जिनोन शो कर रहा है +2 +4 +6 +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कैसे शो कर रहा है कि उसको एक्साइटेड करते जा रहे हैं। अब आप कहोगे सर इतनी एक्साइटेशन में तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि जिनोन ही खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में 5s 5p और 5d तीनों के तीनों 5th में ही है, तीनों के तीनों है 5th में, 5s 5p और 5d। इसलिए एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम 5 से 4 में चले जाते तो एनर्जी एकदम से बढ़ जाती, या 4 से 3 में जाते तो पॉसिबल ही नहीं था। तीनों के साथ हम 5 में ही हैं, तो 5 से ही इलेक्ट्रॉन निकाल करके एक्साइटेड कर रहे हैं, तो इसलिए +2 +4 +6 +8 शो कर रहा है। इतना बता दो, इतनी कुछ आपको समझ में आई चीजें, इतनी बता दो वही चीजें मेरे को। एक एक करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर वो शो करेगा। तो लास्ट में 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, तो 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब वो क्या कर रहा है, 8 बॉन्ड बना सकता है। 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर उसका 8 आ सकता है। ठीक है, 5d में चला गया, 5d उसका वैकेंट था। 5s 5p और 5d 4d से क्यों नहीं निकला, अरे 5th में ही अगर आप हो तो एनर्जी कम चाहिए। अगर आप एक शेल अंदर चले जाओ तो 4d से अगर हम चाहते हैं अब कि भाई इसके आगे 4d से भी निकालना स्टार्ट करें तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हम एक शेल और अंदर चले गए तो एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इससे ज्यादा ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो मैक्सिमम 8 बॉन्ड बना पाएगा। बता दो भाई, ये सौर्य, हर्षित, सुमित, वरुण, राघव, तो मेरे को लग रहा है राघव तो गया नहीं, राघव भी है, सही है फिर तो ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस में एक दिन का काम और है। जिनोन के जितने कंपाउंड हैं जो कि पीछे क्वेश्चंस में गिवन है, अपने पास सिलेबस में 3 और 3 6 कंपाउंड है जिनोन के। बॉन्ड एंगल वाला अपने को कंसेप्ट आता ही है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, और ये VSEPR थ्योरी अपने को पता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वगैरह वगैरह कैसे बनते हैं, बस उसी को अगले टाइम उसी को डिस्कस करेंगे और खत्म। ठीक है भाई, तो अगली बार में एक नेक्स्ट क्लास में अपने जो नोबल गैस है, नोबल गैस वाला सिलेबस अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं आपको समझाता रहूंगा
यहां से मैं समझाता रहूंगा और नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपने कॉपी में नोट कर लेने, बढ़िया तरीके से अपना सिलेबस होता जाएगा। नोट्स अभी भेज दूंगा मैं, बिल्कुल नोट्स भेज दूंगा। और चैप्टर खत्म हो गया है पी ब्लॉक का, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर बना लेना। चाहे तो हम एक दिन प्योर, जिस दिन आप कहो कि भाई अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए हैं, उस दिन हम डिस्कस भी कर लेंगे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि भाई अल्टीमेटली जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनने बहुत जरूरी हैं, ये चीज ध्यान रखना। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, बोर्ड वैसे ही सिर पे है तो वो तो करना ही करना है। नेक्स्ट चैप्टर डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और इसमें 2-4 कंपाउंड है, उनके स्ट्रक्चर देख लेंगे, और ये चीज है इसके अंदर। हाँ, इंटेक्स कर लो, चैप्टर एंड कर लो, और एक दिन मुझे बता देना, या तो अगले हफ्ते हम पी ब्लॉक के जितने क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। मुश्किल मुश्किल जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है? इतनी कुछ कहानी समझ में आई कि ऑनलाइन में क्या चल रहा है? क्यों भाई, ऑनलाइन वाली कहानी समझ में आ गई? देखो भाई, आपको पता है यार, पिछली बार आप लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम सबने ही जो है वेस्ट किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ तुम लोगों ने वेस्ट किया है, सब सब जितने भी स्टूडेंट थे पिछली बार 1 साल तक, उन्होंने पूरा टाइम वेस्ट किया है। अब इस बार थोड़ा पता है कि भाई पढ़ लें तो फायदा हो जाएगा, है ना? पिछली बार की तरह टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ भी लें, ठीक है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो संभल गए हैं, उनको पता लग गया है कि पिछली बार की तरह ही टाइम निकल गया तो फिर वही रोना पड़ेगा, फिर सिलेबस नहीं होगा, ये नहीं होगा, और इस बार सीधा बोर्ड एग्जाम है फिर, ठीक है? तो जो जो करवाया जा रहा है उसको बढ़िया से आप नोट करते जाओ, नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ से, चाहे उसका प्रिंट आउट निकालो, कुछ करो, वो आपकी मर्जी है, बट नोट्स सबके पास कंप्लीट होने चाहिए। फिर अगले हफ्ते पी ब्लॉक का एनसीईआरटी का हम डिस्कस कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है? बढ़िया से अपने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, फिर चलेंगे डी ब्लॉक की तरफ। एक दिन का चैप्टर और बचता है नोबल गैसेस का, और उसके बाद हम डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक? कल भी अपनी क्लास रहेगी ही, वीक के फर्स्ट के 3 दिन आराम से अपना सिलेबस चलेगा, ठीक है भाई? और बताओ फिर इसमें क्या करना है, चला जाए फिर। ठीक है, चला जाए। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट मैं भेज देता हूँ ना, आप इतनी भी क्यों मेहनत कर रहे हो? मेहनत, सारी मेहनत तो स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आधे ज्यादा बाय बाय सर लिखो, अरे जय हिंद लिखो यार, तुम क्या हो गया तुम्हें? एनडीए के तुम यार विद्यार्थी हो। हाँ, जय हिंद में थोड़ा सा सही रहता ना। हाँ, ये सही है, तभी तो लगेगा हाँ भाई एनडीए वाली क्लास में है, तभी तो जय हिंद, तभी तो। यस, अब लिखने लग गए सारे, चलो बढ़िया। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आराम से पढ़ते रहो, अपना एनसीईआरटी मॉड्यूल सॉल्व करते रहो, ठीक है? नोट्स वगैरह भेज दूंगा मैं, किसी को डाउट हो तो व्हाट्सएप का अपना नंबर है, पता ही होगा सबको, ठीक है? आपके ग्रुप में ऐड हुई मैं, तो उसमें मैसेज भेज सकते हो आप। सही है, हाँ हाँ, जोश तो पूरा हाई है, वो तो पता है मुझे, एनडीए में तो जोश पूरा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे फिर जो भी हो रहा है ना।